प्रीति अपने भैया भाभी के साथ कानपुर में रहती थी। बचपन में ही प्रीति के माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके बाद प्रीति के भैया ने ही उसकी देखभाल की। भैया की शादी के बाद प्रीति को लगा कि उसकी भाभी मां की तरह उसे प्यार देगी, पर हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। प्रीति की भाभी मधुरिमा बहुत ही खड़ूस और गुस्से वाली थी। प्रीति के भैया को काम के सिलसिले में कानपुर से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए प्रीति की भाभी प्रीति पर ज्यादा जुल्म करती थी। एक दिन, प्रीति थोड़ा जल्दी हाथ चलाए कर, देख नहीं रही मैं कितनी देर से भूखी बैठी हूँ, ला जल्दी से रोटी दे। अभी लाई भाभी, ये आपकी रोटी भाभी। मोती भूखा होगा, ये 2 रोटी उसे खिला देती हूँ। प्रीति के घर के पास एक कुत्ता रोजाना आकर बैठ जाता था। प्रीति उसे प्यार से मोती कहकर बुलाती थी। अपने हिस्से का खाना अक्सर वो मोती को खिला देती थी। मधुरिमा जब भी उससे गुस्सा होती तो प्रीति मोती के पास जाकर बैठ जाती और उस बेजुबान जानवर को प्यार करके अपना सारा दुख उससे कहती। ये ले मोती, इससे पहले कि भाभी देख ले, तू जल्दी से ये रोटी खा ले। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए छिपा कर लाई हूँ। एक तू ही तो मेरा दोस्त है जो मेरे मन की बात जानता है। भाभी मेरे से बहुत काम करवाती है मोती, मैं थक जाती हूँ। अरे कहाँ मर गई प्रीति की बच्ची, ये बर्तन तेरी माँ धोएगी ऊपर से आकर। कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मेरा गला भी थक गया, पर तू तो ना जाने कानों में रुई डालकर घूमती है। भाभी मैं बर्तन कर दूंगी, पर आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है, आप माँ को कुछ मत बोलो। मेरे आगे जुबान चलाती है, चल जा यहां से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति बेचारी बर्तन धोते हुए रोने लगती है। तभी उसे मोती के भौंकने की आवाज आने लगती है। वो उसके लिए थोड़ा सा दूध लेकर पिलाने चली जाती है। इतनी देर में प्रीति का भाई महेश आ जाता है। वो मधुरिमा से कहता है, मधुरिमा, आज ऑफिस में वकील साहब आए थे। बाबूजी की वसीयत के मुताबिक गांव की 2 जमीनों में से एक जमीन हमें प्रीति की शादी के लिए रखनी है, जिसे बेचकर उसका पैसा प्रीति की शादी में लगेगा। मैं सोच रहा हूं कल गांव चला जाता हूं। मेरे दोस्त रवि की जान पहचान के कुछ लोग हैं जो जमीन अच्छे दामों में खरीद लेंगे। फिर आगे प्रीति की शादी भी तो करनी है, उसके लिए जमीन के पैसे काम आएंगे। ये कहकर महेश कमरे में चला गया। मधुरिमा सोचने लगी, ऐसे कैसे पूरी जमीन इस प्रीति के नाम कर दूं? ये तो बड़ी सही बात हुई। खुद तो हमारे मत्थे मड़कर ऊपर चले गए माँ बाप दोनों, अब जमीन का सारा पैसा भी इस लड़की के हवाले कर दूं? मैं कोई पागल थोड़ी हूं। मैंने भी इसका काम तमाम न कर दिया तो मेरा नाम मधुरिमा नहीं। कल महेश जब गांव जाएंगे, पीछे से अच्छा मौका है प्रीति को रास्ते से हटाने का। और फिर जब महेश वापस आएंगे, बोल दूंगी पता नहीं किसी के साथ भागी होगी और उसने ही मार दिया होगा। कल इसे बेहोश करके पास के रेलवे स्टेशन पर ले जाऊंगी और पटरी पर लिटाकर बांध दूंगी। ये ठीक रहेगा, इससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अगले दिन महेश गांव के लिए निकल जाता है। मधुरिमा प्लान के मुताबिक सब कुछ सोच कर बैठी थी, पर उसे डर था कहीं मोती प्रीति को ले जाते हुए ना देख ले। इसलिए जब प्रीति रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है, मधुरिमा चोरी से आटे में बेहोशी की दवा मिला देती है। प्रीति रोटी खाकर बेहोश होने लगती है। मोती के भौंकने की आवाज सुनकर जैसे ही प्रीति उसे रोटी देने जाने लगती है, बेहोश होकर गिर जाती है। मधुरिमा मोती के आगे रोटी रख देती है। मोती का ध्यान रोटी पर था। इतनी देर में मधुरिमा प्रीति को पटरी पर बांध देती है। ये ट्रेन अब तक क्यों नहीं आई? इतनी देर हो गई है, कोई आ गया तो बवाल मच जाएगा। आज इसे मारने का अच्छा मौका हाथ लगा है। अरे ये क्या, ये कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? ओह, इसे तो मैं बेहोशी की दवा मिले आटे की रोटी देकर आई थी। प्रीति बेहोश हो गई, ये क्यों नहीं हुआ? मधुरिमा जो रोटियां मोती के आगे रख कर आई थी वो उसने खाई ही नहीं थी, क्योंकि मोती हमेशा प्रीति के हाथ से ही रोटी खाता था। इसलिए मोती ने वो रोटी नहीं खाई। वो प्रीति की गंध को पहचानता था, इसलिए वो सूंघता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। इतनी देर में ट्रेन आने लगती है। प्रीति को भी होश आ जाता है। वो चिल्लाने लगती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी रस्सियां खोलो।
मोती इधर आओ, ये मेरी रस्सियां खोलो मोती। बेजुबान जानवर प्रेम के भूखे होते हैं। प्रीति मोती का बहुत ध्यान रखती थी। आज मोती के लिए वफादारी निभाने की बारी थी। वो प्रीति की सारी बातों को समझ रहा था। उसे पता था कि प्रीति किसी मुश्किल में है। मोती ने कोशिश की और रस्सियां खुल गई। प्रीति जल्दी से मोती के साथ पटरी के किनारे हो गई। ये सब देखकर मधुरिमा वापस घर की ओर भागी। मोती, मोती, आज तुमने मेरी जान बचाकर वफादारी का सबूत दिया है। अगर आज तुम ना होते तो मेरा बचना नामुमकिन था। चलो घर चलते हैं मोती। प्रीति जैसे ही घर पहुंचती है, महेश वापस आ चुका होता है। वो प्रीति की हालत देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई बात है। वो जबरदस्ती प्रीति से सारी बात पूछता है। प्रीति रोते हुए अपने भाई से लिपट जाती है और सारी बात बता देती है। महेश गुस्से में मधुरिमा को थप्पड़ मारकर घर से निकलने को कहता है। मधुरिमा, भाभी तो मां के समान होती है, पर तुमने आज इस शब्द को मैला कर दिया। तुम निकल जाओ इस घर से अभी और इसी वक्त। तुम जैसी लालची औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। नहीं भैया, भाभी को घर से मत निकालो। ये जैसी भी है मेरी भाभी माँ है। देखा तुमने, ये अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मेरी प्यारी ननद, अपनी इस भाभी को माफ कर दो। प्रीति के कहने पर महेश मधुरिमा को माफ कर देता है। मधुरिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वो बिल्कुल बदल जाती है। प्रीति को अपनी भाभी माँ का प्यार मिल जाता है। मोती भी अब प्रीति के साथ उसके घर में ही रहने लगता है। ये कहानी है यशोदा और भुवन की। भुवन यशोदा का देवर है। वो उसे भाभी माँ पुकारता है। वो है भी तो उसकी माँ की तरह। यशोदा की शादी अतुल से हुई थी। जब वो शादी करके इस घर में आई तो भुवन उस समय सिर्फ 7 साल का था। यशोदा, तुम जानती हो कि मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरे छोटे भाई भुवन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से हम दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भुवन का देवर की तरह नहीं, अपने बच्चे की तरह ध्यान रखूंगी। यशोदा ने जो कहा वो किया। भुवन के लिए उसका प्रेम एक माँ की तरह ही था। यशोदा भुवन को खाना खिला रही है। अरे बस 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 भाभी माँ, ये देखो मेरा पेट पूरा भर गया है। इसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है। सच? ठीक है, फिर वो जो गाजर का हलवा मैंने बनाया है वो मैं खा लेती हूँ। गाजर का हलवा? कहाँ है गाजर का हलवा? जल्दी से लाओ ना। अरे, तुमने तो कहा कि पेट में जगह नहीं है, अब हलवा किस पेट में खाओगे? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि गांव के जुम्मन चाचा दौड़ते हुए उसके घर आए। यशोदा, बेटी यशोदा, जल्दी खेत पर चलो। क्या हुआ जुम्मन चाचा? अनर्थ हो गया बेटी, अनर्थ। अतुल को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। उसकी हालत ठीक नहीं है। यशोदा और भुवन जब तक अतुल के पास पहुंचे उसका शरीर तो वहीं था, लेकिन उसकी आत्मा एक लंबे सफर पर निकल गई थी। यशोदा का रो रो कर बुरा हाल था। अपने बड़े भाई की लाश देखकर भुवन की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते वो बेहोश हो गया। पल में ही यशोदा के जीवन में होनी ने अपनी दर्द भरी कहानी लिख दी थी, लेकिन उस असहनीय दर्द में भी यशोदा के कानों में अपने पति की वो बात गूंज रही थी जो उन्होंने यशोदा के पहली बार घर आने की बात कही थी। मेरे छोटे भाई भुवन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से हम दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। यशोदा ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया। उसने न सिर्फ अपने आंसू खुद पोंछे, बल्कि अपने पति की जलती चिता के सामने भुवन को गले लगाकर उसे ये भी आश्वस्त किया कि आज से वो सिर्फ उसकी भाभी माँ नहीं, उसकी भैया भी है। यशोदा के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था अपने देवर को उसके पांव पर खड़ा करना, उसे हर वो खुशी देना जो उसके भैया देना चाहते थे। एक दिन जब वो हमेशा की तरह खेत पर जाने के लिए निकल रही थी तो उसने देखा कि भुवन भी बैलों के पास खड़ा है। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं भाभी माँ। अरे क्यों? तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
भाभी माँ, मुझे बुखार नहीं है, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं भाभी माँ, तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी या बारिश। इन बैलों की तरह तुम खेतों में अकेले लगी रहती हो और मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाता। मुझे पढ़ाई नहीं करनी भाभी माँ, मुझे आपकी तरह खेतों में काम करना है। अरे बाप रे, मेरा छोटा सा देवर इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मुझे और क्या चाहिए? लेकिन अभी तुम्हें पढ़ना है, खूब पढ़ना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। तुम्हारी भाभी माँ को तुम्हारी यही मदद चाहिए। बोलो, करोगे ऐसे मेरी मदद? भुवन अपनी भाभी माँ की बात नहीं टाल सकता था। उसने वादा किया कि वो अब खूब पढ़ेगा और अपनी भाभी माँ का नाम रोशन करेगा। इस बीच यशोदा के साथ एक और घटना घटी। यशोदा जवानी में ही विधवा हो गई थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। इस कारण गांव का साहूकार उस पर बुरी नजर रखता था। वो उसे आए दिन परेशान किया करता था। एक दिन शाम को जब यशोदा खेत से लौट रही थी, तभी उस साहूकार ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे क्यों अपनी जवानी इन खेतों में बिता रही हो यशोदा? एक बार मुझे खुश कर दे, रानी बनाकर रखूंगा तुझे, रानी। हाँ। तू फिर आ गया, बड़ा ही बेशर्म है। अरे क्या करूं, तू चीज ही है इतनी करारी कि बेशर्मी करने का मन करता है। तू हटता है कि नहीं आगे से? इतना जुल्म मत करो यशोदा अपने प्रेमियों पर। सबके नसीब में नहीं होता इतना प्यार। कहां तू स्वर्गवासी अतुल के भाई भुवन के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रही है। देख, फिर से कह रहा हूं, जवानी को बर्बाद मत कर, इसका उपयोग कर, फिर देख क्या नहीं होगा तेरे कदमों में। ये कहकर साहूकार उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। गुस्से में यशोदा ने अपने साथ रखे हंसिये को निकाला और उसके गले पर लगा दिया। देख, एक ही झटके में तेरी मुंडी नीचे जमीन पर तड़पती हुई दिखेगी, इसलिए भलाई इसी में है कि यहां से इतनी दूर भाग जा जहां मेरी नजर तुझ पर ना पड़े, क्योंकि अगली बार अगर तू मुझे दिख गया तो तू जिंदा नहीं रहेगा। साहूकार वहां से न सिर्फ अपनी जान बचाकर भागा, बल्कि उसने गांव ही छोड़ दिया। दूसरी ओर साहूकार की ये सारी बदतमीजी भुवन के एक दोस्त देवेश ने देख ली थी। वो भागा भागा भुवन के पास गया और उसे सारी बात बताई। भुवन की आंखों में आंसू आ गए। अपनी भाभी माँ के प्रति उसके दिल में और भी प्यार बढ़ गया। समय धीरे धीरे करके बीतने लगा। यशोदा के बालों में अब सफेदी आ गई थी। भुवन की पढ़ाई पूरी हो गई थी। उसे शहर में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। फिर यशोदा ने एक अच्छी लड़की देखकर भुवन की शादी कर दी। भुवन अपनी पत्नी प्रेरणा से हमेशा अपनी भाभी माँ की बातें करता और उनकी खूब तारीफ करता। शादी के कुछ दिनों बाद की बात है। भुवन और प्रेरणा बातें कर रहे हैं। भुवन, गांव में तुम्हारी इतनी जमीन है, फिर भी हमें यहाँ शहर में किराए पर रहना होता है। क्यों ना गांव की जमीन बेचकर यहाँ फ्लैट में रहा जाए? वो मेरी जमीन नहीं है, भाभी माँ की है, उन्हीं ने उसे संभाला है। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, जब देखो उन्हीं के नाम की माला जपते रहते हो। अरे वो तुम्हारे पुरखों की जमीन है जिस पर तुम्हारी भाभी माँ कुंडली मारकर बैठी है। ये नहीं दिखता तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो? यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तुम अपना हिस्सा भाभी माँ से मांग कर देखो। तुम्हारी भाभी माँ की असलियत तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएगी। छुट्टियों में भुवन अपनी पत्नी प्रेरणा के साथ गांव आया और उसने अपनी भाभी माँ से इस बारे में बात की। अरे, सब तो तेरा ही है, इसमें हिस्से की क्या बात? वो क्या वो लगा रखा है? खुल के क्यों नहीं बोलते? देखिए भाभी, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। आप जो कह रही हैं कि सब तेरा है, इसमें हिस्से की क्या बात? इसी से पता चल रहा है कि आपके मन में चोर है। अगर सब इनका है तो सब लिख दीजिए ना इनके नाम पर। वो तो करेंगी नहीं आप, क्योंकि सारी जमीन पर तो आपकी नजर है। तुझे भी ऐसा ही लगता है क्या भुवन? भाभी माँ की बात का भुवन कोई जवाब नहीं देता है। कभी कभी खामोशी भी एक तरह का जवाब ही होती है। भाभी माँ को जवाब मिल गया था। उसने उसी दिन सारी जमीन भुवन के नाम कर दी। उस रात वो उस घर को छोड़कर जाने का सोच ही रही थी कि उसे भुवन के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागी भागी भुवन के कमरे में गई तो देखा कि एक मजबूत सी कदकाठी का आदमी उसका गला दबा रहा है।
यशोदा ने जब ये देखा तो वो गुस्से में भर गई। वो अपने कमरे से तुरंत गंडासा लेकर आई और उससे उस आदमी पर वार किया। उस आदमी ने अपने बचाव में यशोदा को धक्का दिया और उसी गंडासे को उसके पेट में घोंप दिया। खून की धार बह निकली। इस बीच उस आदमी के चेहरे पर यशोदा की नजर गई। ये वही साहूकार था जो बहुत सालों बाद फिर से गांव लौटा था। हालांकि अब उसकी शक्ल काफी बदल गई थी, लेकिन यशोदा ने उसे पहचान लिया। तो कुछ भी कर ले यशोदा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तूने इसके चक्कर में मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकराया था। मेरा पूरा जीवन भटकते भटकते बीता, लेकिन आज सारा बदला मैं निकाल दूंगा। ये सारा शोर सुनकर प्रेरणा भी वहां आ गई थी। वहां का दृश्य देखकर उसे लकवा सा मार गया था। जब तक भुवन की भाभी माँ जिंदा है, भुवन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो बेटा है, मेरा बेटा, और एक बेटे के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने तुझे पहले भी कहा था ना कि मेरे सामने फिर कभी मत आना, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा तू। लेकिन फिर भी तू आ गया। ये कहकर यशोदा ने साहूकार के हाथों से गंडासा छीनकर उस पर जोरदार हमला कर दिया। तुरंत ही उसकी मौत हो गई। यशोदा के पेट से बहुत खून निकल रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसने प्रेरणा और भुवन को अपने पास बुलाया और बोला कि उसने सारी की सारी जमीन भुवन के नाम कर दी है। भुवन और प्रेरणा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू। आज उसने अपने पति से किया वादा पूरा कर दिया था। वो अपनी सारी जिम्मेदारी निभाकर अपने पति के पास वापस लौट रही थी। Thanks for watching.